आज की वीडियो जो है वो इकोनॉमिक्स पे है और इकोनॉमिक्स पे आने वाले टाइम में पूरी सीरीज मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स उस लेवल तक कवर की जाएगी जहां तक आपको पढ़नी चाहिए, यानी कंपटीशन प्लस 11th एंड 12th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस काम आने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स होती क्या है, कहते किसे हैं? तो इको जो होता है, इको वर्ड, इको यानी इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र क्या काम करता है? तो ये अर्थशास्त्र देखो हमारे यहाँ पर जो है वो संसाधन जो होते हैं, संसाधन जैसे कि हमारे यहाँ पर पानी हो गया, नदियाँ हो गई, कच्चा माल हो गया, या फिर और जितने भी संसाधन हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, जमीन है, भूमि है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, और हम कह सकते हैं वाटर है, इन सब को मिलाकर जो भी संसाधन ये हैं, ये हमारे यहाँ पर किस मात्रा में पाए जाते हैं? सीमित यानी लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इन सीमित साधनों को ही, जो ये हमारे लिमिटेड मात्रा में संसाधन हैं, उसके बाद अगर हम ह्यूमन बीइंग की इच्छाओं की बात करें यानी आवश्यकताओं की बात करें, किसकी? तो मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम इच्छाओं की बात करें तो आवश्यकताएं उनकी कैसी हैं, इच्छाएं कैसी हैं उनकी? असीमित हैं। असीमित मतलब होता है कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब कि जब जितना चाहे उनसे मंगवा लो। तो ये चीज हमारी आवश्यकताएं असीमित है। तो ये जो सीमित संसाधन है, ये जो लिमिटेड संसाधन है, और ये जो अनलिमिटेड तुम्हारी वांट्स हैं यानी इच्छाएं हैं, इनको पूरा करना, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, इनका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट मतलब इनको कैसे प्रबंधन करेंगे, इनका कैसे प्रबंध करेंगे, ये सारा काम देखना किसका होता है? इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का होता है। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, इसीलिए हम व्यवहारिक रूप से भी इसकी पढ़ाई करते हैं, ताकि हमें अपने जीवन स्तर पर भी पता लग सके कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कि आपके घर में मान लो 10,000 रुपये पूरे मंथ में आपके पास आते हैं। पूरे मंथ में कितने आते हैं? मतलब पूरे मंथ में पेमेंट आती है आपकी 10,000 रुपीज़। अब ये पूरे मंथ में जो 10,000 यानी 10,000 रुपये आते हैं, इसी से आपको पूरा खर्चा चलाना है। पूरा खर्चा का मतलब फुल एक्सपेंसेस जो भी होने वाले हैं पूरे मंथ में, जितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, क्योंकि मान लो ये 10 तारीख को आया है ना, डेट है 10। अब ये 10 तारीख को जो पैसे आए हैं ये अगले आने वाली 10 तारीख तक चलाने। अब इस अगले आने वाली 10 तारीख तक चलाने के लिए आपको यहाँ पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट मतलब इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन मतलब इसको इस तरह अरेंज करना पड़ेगा कि मेरे आने वाली अगली 10 तारीख तक ये पैसे चल जाए, अगली आने वाली 10 तारीख तक आप इसका यूज कर सको। जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आपकी सैलरी आती है 10,000। मार्केट में आपको कुछ ऐसा पसंद आ गया कि आपको 2,000 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन आपने जो अपनी लिस्ट बनाई थी कि मुझे 500 रुपये इस पे, 500 रुपये इस पे और 500 रुपये इस पे, इस तरह का पूरा मंथ का खर्चा बनाया था, लेकिन आपको 2,000 की चीज़ पसंद आ गई, तो क्या आप 2,000 की खरीदोगे? नहीं, आप कोशिश करोगे कि वही चीज़ 500 रुपये में कहीं और से मिल जाए, ताकि आप अपने मैनेजमेंट को बनाकर रख सको। इसी तरह जब आप अपना मैनेजमेंट बनाते हो, इसी तरह हमारे देश की एक पूरी अर्थव्यवस्था में भी मैनेजमेंट बनाया जाता है कि देश भी इस तरह चल सके। जहाँ देश को 2,000 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन है उसकी कैपेसिटी 500 रुपये की, तो देश 2,000 में खर्च कर कितना खर्च करे? 500 रुपये खर्च करे। इस मैनेजमेंट को बनाना ही हम कहाँ सीखते हैं? हमारी इस इकोनॉमी, इस अर्थव्यवस्था में सीखते हैं। जो आप पढ़ोगे पूरे इकोनॉमी को आप अच्छे से एनालाइज करने वाले हो, ठीक है? तो इस पूरी इकोनॉमी में ये सब हम सीखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र वर्ड आया कहाँ से, या फिर कैसे ये इसका जनक। अर्थशास्त्र हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे अब 11th के बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो यही हमारे कंपटीशन में इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली ज़्यादा नहीं आता, ठीक है? तो दूसरा होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र होता है मैक्रो और ये होता है माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, 2 तरह की इकोनॉमी पढ़ी जाती है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी सूक्ष्म लेवल, बहुत छोटे स्तर पर अध्ययन करना। जब हम छोटे स्तर पर इनका अध्ययन यानी एनालाइज करते हैं तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और मैक्रो मतलब बहुत बड़ा यानी विस्तृत। विस्तृत मतलब होता है पूरे वाइड लेवल पर जब आप इसका अध्ययन यानी एनालाइज करते हो तो समझ
बहुत बेनिफिशियल है, और ये 12th के लिए बेनिफिशियल है, 12th की बुक है, और ये कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो दोनों को पढ़ना है, लेकिन इसका कुछ और उसका ज़्यादा पढ़ना है। तो सूक्ष्म यानी छोटा जिसे कहते हैं हम, यानी बहुत छोटे स्तर पर जब अध्ययन करते हैं, जैसे हम बात करें इनकम की, फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं इनकम। क्या एग्जांपल लिया? इनकम। जो इनकम होती है वो अगर सिर्फ मैं श्याम, राम इनकी इनकम को देखूं इंडिविजुअल लेवल पर, तो इंडिविजुअल लेवल पर जब इनकी इनकम देखी जाएगी तो वो किसमें आ जाएगी? व्यष्टि में। लेकिन वहीं अगर हम राम श्याम सबको मिलाकर पूरे इकोनॉमी की इनकम देखें, जिसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, यानी राष्ट्रीय की आय, और राष्ट्रीय की आय यानी देश की आय किससे बनेगी? तो राष्ट्रीय की आय बनेगी लोगों की आय से, यानी सभी लोगों की जब आय ऐड होगी तब जाकर राष्ट्र की आय बनेगी। तो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, हम इसमें पढ़ेंगे कि आय, राष्ट्रीय आय होती कैसे है, कैसे इसकी गणना की जाती है, क्या इसमें जीडीपी है, क्या इसमें एनएनपी है, क्या इसमें एनडीपी है, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, और कैसे हम बाहर से आए हुए पैसे को भी कहाँ जोड़ते हैं, जिन्हें एनएफआईए बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है, जो हमें फॉरेन से प्राप्त होती है, और कैसे हम यहाँ पर 3 सेक्टर में नेशनल इनकम की गणना करते हैं, ठीक है, 3 तरीके से करते हैं। एक इनकम मेथड आता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड आता है, एक प्रोडक्शन मेथड आता है, यानी जिस भी सेक्टर में हमने प्रोडक्शन किया वो यहाँ जुड़ेगा, जो भी हमने एक्सपेंस किया वो यहाँ जुड़ेगा, जो भी इनकम की वो यहाँ आएगा। तो ये नेशनल इनकम बहुत वाइड तरीके से पढ़ेंगे, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल लेवल पर गणना की जाती है। जैसे एक चैप्टर है मांग, जिसे बोलते हैं डिमांड, तो उसे हम व्यष्टि में रखेंगे क्योंकि सबकी इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड देखी जाती है, तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में डाल देते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्तर पर करोगे तो व्यष्टि, और अगर पूरे देश के स्तर पर करोगे तो आप इसे समष्टि अर्थशास्त्र में रखोगे। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल छोटा सा लें तो नागपुर के संतरे, अगर सिर्फ नागपुर के संतरों की बात करोगे तो वो किसमें आ जाएंगे? व्यष्टि में। जबकि यहीं पर अगर मैं भारत के संतरों की बात करूं तो भारत में कितने संतर होते हैं, कैसे किस किस वैरायटी के होते हैं, तो वो सब हमारा किसमें आ जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। यहीं पर अगर हम खुद की एक्सपेंस की बात करें कि मैंने खर्चा पूरे दिन में कितना किया, एक हफ्ते में कितना किया, एक महीने में कितना किया, तो वो सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में काउंट हो जाएगा। जबकि अगर पूरे उसकी काउंट करें कि हमारे देश में कितना खर्चा हुआ, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में काउंट हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है अर्थव्यवस्था। तो ये तो था कि अर्थशास्त्र के 2 भाग होते हैं, समष्टि और व्यष्टि, जिसका आपने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले अर्थशास्त्र। वर्ड पढ़ा हमने कि अर्थशास्त्र में क्या आता है और अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है अर्थशास्त्र, जिसके बारे में भी बता दिया आपको कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड है। जबकि हमारी वांट्स यानी इच्छाएं कितनी हैं? तो अनलिमिटेड है, यानी जितनी चाहे हमसे इच्छाएं करवा लो। इसको कंट्रोल करना, इसका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। इसको कैसे मैनेज करेंगे। जबकि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, तो देखिए अर्थव्यवस्था वर्ड कैसे बना और इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं, उन सभी एक्टिविटी को इसमें काउंट किया जाता है, यानी उन सभी क्रियाएं, उन सभी गतिविधियों को हम इसमें देखते हैं। गतिविधियां मतलब कि हम 2 तरह की गतिविधियां करते हैं, एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक तौर पर करते हैं, एक अनार्थिक यानी हम बिना इकोनॉमी यानी बिना पैसे से रिलेटेड जो बात करते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं यानी अर्थ से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी जहां कहीं ना कहीं हम धन का उपार्जन, धन को कमाना, धन को अर्न करना करते हैं, वो सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अगर मान लो आपकी कोई शॉप है और उस शॉप में कोई सामान अगर आप बाहर बेच देते हो, किसी अब मतलब कोई दुकान पे सामान खरीदने वाला है आपका कस्टमर, तो आप उसे जब दोगे तो उससे क्या लोगे? मनी लोगे, पैसा लोगे। तो उस मनी को लेते ही आप कौन सी क्रिया कर रहे हो? वहाँ आर्थिक क्रिया कर रहे हो। लेकिन वहीं आपके घर से कोई लेने आया, मान लो आपकी परचून की शॉप है, ठीक है, तो उसमें चीनी है 50 रुपए केजी। अब 1 किलो कोई चीनी लेने आया तो आपने उससे 50 रुपए ले लिए, लेकिन वहीं आपके घर से कोई लेने आया तो क्या आप उससे पैसे लोगे? नहीं लोगे। तो वो कौन सी क्रिया हो गई? वो अनार्थिक क्रिया हो गई, यानी अपने लिए क्रिया मेरा कार्य है जिसके बदले कभी धन नहीं मिले, धन प्राप्त ना हो, मनी नहीं मिले, यू
किसमें होता है? जब कोई भी कार्य धन के लिए किया गया हो, धन के लिए किया गया हो, के लिए किया गया हो, यानी पैसा कमाने के लिए किया हुआ। यहाँ पर जब कोई कार्य अपनी संतुष्टि के लिए किया गया हो, जब कोई कार्य अपनी संतुष्टि के लिए किया गया हो, अपनी संतुष्टि के लिए किया गया हो, ठीक है, तो वो कौन सा कार्य होगा? वो अनार्थिक क्रिया में जाने वाला है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पर मौद्रिक लाभ आता है कहीं ना कहीं। मौद्रिक लाभ मतलब आप उस काम को इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा कमा रहे हो, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी चला रहे हो और अपने घर की एक्टिविटी को भी चला रहे हो। जबकि यहाँ पर आप सिर्फ अपने संतुष्ट के लिए कर रहे हो, सेल के लिए, यानी देखने के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे एक टीचर की बात करें, अगर एक टीचर अन्य बच्चों को पढ़ाता है तो अन्य स्टूडेंट से फी चार्ज करता है, जबकि वो अगर अपने ही बच्चे को पढ़ा है, अपने ही घर के, उसका खुद का सन हो, डॉटर हो, उन्हें पढ़ाने लगे या कोई और हो व्हाटएवर, ठीक है, तो वो टीचर क्या नहीं करेगा? वो उससे फीस नहीं लेगा, फी नहीं लेगा। जब उससे फी नहीं लेगा तो अनार्थिक में आ जाएगा, और जब भी उससे फी चार्ज करेगा तो वो आर्थिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अर्थव्यवस्था में दो क्रिया। तो इन दोनों क्रिया के दौरान, यानी अर्थव्यवस्था में इन सभी क्रियाओं के दौरान जो भी आपने टोटल कमाया, जो भी आपने अध्ययन किया, इन दोनों के अध्ययन को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र आप लिख सकते हो कि एक्चुअल में जिसकी आप गणना कर रहे हो वो अर्थशास्त्र, और जिसको आप सिर्फ काउंट कर छोड़ दे रहे हो वो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाओं को काउंट करता हूँ, जबकि अर्थशास्त्र में आप जितनी लिमिटेड चीजें होती है और अनलिमिटेड बॉन्ड्स को किस तरह कंट्रोल, किस तरह मैनेजमेंट करना, ये अर्थशास्त्र का काम होता है। ये इन दोनों डेफिनेशंस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इस वजह से इन्हें इतना एलोबरेट करके मैंने इसे समझाया है, ठीक है। अगर इसके बाद में आपको लगता है कुछ कि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था होती कितने प्रकार की और किस किस तरह की होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहली प्रकार की होती है विकास के आधार पर, यानी कैसे विकास कर रही है। पहला होता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, यानी कितना कौन सा देश विकास करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इस आधार पर हम इस अर्थव्यवस्था को बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं इसे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उस इकोनॉमी को, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जब इकोनॉमी को बांटोगे तो तीन तरह की इकोनॉमी निकल के आती है। पहली डेवलप्ड कंट्रियां, जिसे आप कहते हो विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी? तो विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था को आप इंग्लिश में डेवलप्ड कंट्री कहते हो। डेवलप्ड जो हो जाती हैं, जो पूरी तरह अपने देश के नागरिकों को हर एक सारे जो आधारिक अवसंरचनाएं होती है, जो छोटी से छोटी जरूरतें होती है वो पूरी कर देती है। दूसरी हमारी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सी? तो विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसे हम डेवलपिंग कहते हैं। डेवलपिंग मतलब ऐसे बढ़ रही है, डेवलप कर रही है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और तीसरा टाइप जो होता है वो है हमारा अल्प विकसित, यानी जो अभी बहुत ही कम विकसित हुआ है, अल्प विकसित देश, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमी किन्हें कहते हैं? जहां प्राकृतिक रूप से पूरा भरपूर हो, यानी उनकी प्राकृतिक देन बहुत अच्छी हो। पहला तो प्राकृतिक भरपूर का मतलब होता है प्राकृतिक नेचर से इतनी देन हो कि उनके सारे संसाधन उनके यहाँ पर हो, जहां प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम यानी एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय, वे इसके साथ साथ और क्या दे सकते हो? नेशनल इनकम, यानी पूरे देश की आय, औद्योगिक उत्पादन। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन, जो है औद्योगिक उत्पादन। पहला प्राकृतिक भरपूर हो, मतलब सारा कुछ अच्छे से हो, और पर कैपिटल इनकम अच्छी हो, नेशनल इनकम अच्छी हो, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा हो, तब इनका और साथ साथ इनका आर्थिक विकास हो रहा हो, यानी मनी डेवलपमेंट में अच्छे हो।
आर्थिक विकास होगा, पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ये सारी गतिविधियां जब इनकी उच्च स्तर पर होगी, उच्च स्तर पर मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होंगी, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, विकसित कंट्री यानी डेवलप कंट्री कहा जाता है, ठीक है। जबकि विकासशील, जहां पर कैपिटल इनकम, जब विकासशील की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल इनकम एंड नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम, इनका स्तर, इनका लेवल जो है वो विकसित कंट्री से थोड़ा कम होगा। जबकि अल्प विकसित में तो उनका स्तर ही बहुत ज्यादा बेकार होता है, जीवन स्तर भी उनका, रहन सहन जो होता है, ये दोनों ही थोड़े डाउन होते हैं। जीवन स्तर का मतलब उनका रहने का लेवल, जीवन स्तर मतलब उनका लाइफ जो एक्सपेक्टेशन है और लाइफ को स्पेंड करने का जो तरीका है, जो रहन सहन है, वो बहुत ज्यादा निम्न यानी लो लेवल का होगा, निम्न यानी लो लेवल का होने वाला है। तो ये कौन सी होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये तीन तरह की अर्थव्यवस्था किसमें है, ये तीनों है विकास के आधार पर। अगला जब हम पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उससे आगे रिलेटेड पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है तो, मेरा पढ़ाने का मैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।